2014 में पार्लियामेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, जिसके थ्रू NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन करने की कोशिश की थी। इस कमेटी के पास या इस कमीशन के पास यह पावर होती कि वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट्स और साथ ही साथ हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र्स को कंट्रोल करती। तो NJAC में 6 लोगों का कमीशन होता, जिसमें 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, उनके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस और साथ ही साथ 2 ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ जिनका अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस और साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के उनके रिकमेंडेशन पे होता। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यह एक्ट सालों से या फिर दशकों से, जब से थर्ड जज केस का फैसला हुआ उसके बाद से चले आ रहे कोलिजियम सिस्टम को चैलेंज कर रहा था, जिनके पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट्स का पावर और साथ ही साथ हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर्स का पावर था। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। पिछली बार हमने देखा था कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को क्वॉश या फिर उसके कुछ प्रोविजंस को क्वॉश करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड किया था, पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करते हुए इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इनफैक्ट इस केस का नाम भी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, इसका इवोल्यूशन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ हुआ और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे डेमोक्रेसी में। तो जुडिशियल रिव्यू या फिर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कोर्ट्स की एक पावर है, जिसमें वह एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए किसी ऑर्डर या फिर किसी एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली टेस्ट कर सकती है और उस ऑर्डर या फिर उस एक्ट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को नल एंड वाइड या फिर क्वॉश कर सकती है या फिर नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। रिलायबल सोर्सेज के अकॉर्डिंग इस डॉक्ट्रिन का पहली बार इस्तेमाल यूएस के एक लैंडमार्क केस मैरीबरी वर्सेस मेडिसन में चीफ जस्टिस मार्शल ने किया था। इंडिया में ब्रिटिश रूल के समय फेडरल कोर्ट्स के पास थोड़ी लिमिटेड पावर थी जुडिशियल रिव्यू की, पर कुछ भी सब्सटैंशियल नहीं था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल या फिर जुडिशियल रिव्यू शब्द या फिर फ्रेज का इस्तेमाल कहीं नहीं है, पर हाँ ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जैसे आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, जिनके कॉम्बिनेशन से कोर्ट्स को किसी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव एक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनली टेस्ट करने का पावर मिलता है और साथ ही साथ अगर उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें यह लिखा हुआ है कि स्टेट, जिसका बहुत वाइड डेफिनेशन है, वह कोई भी ऐसा एक्ट या फिर लॉ या फिर एक ऑर्डर पास नहीं कर सकती जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, और अगर ऐसा वो करती है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है कोर्ट्स के द्वारा। इसी आर्टिकल के थ्रू कई सारे लैंडमार्क जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने पास किए, जैसे कि बृजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1950, जिसमें ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट को कोर्ट ने इसलिए क्वॉश या फिर इसलिए नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था क्योंकि वह सिटीजन्स के फ्रीडम ऑफ प्रेस को एडवर्सली अफेक्ट कर रही थी। साथ ही साथ रमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का भी एक केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1949 को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया क्योंकि वह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रही थी। जुडिशियल रिव्यू के इवोल्यूशन में दूसरी तरफ कई सारे केसेस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे चल रहे थे, जैसे कि सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1955, उससे पहले शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, साथ ही साथ फिर गोलकनाथ का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया था। पार्लियामेंट ने इस बीच 22nd, 24th और 29th अमेंडमेंट एक्ट्स पास किए थे और फाइनली केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 आया, जिसमें एक 13 जज के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मेजॉरिटी ने यह कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन चीज़ों के खिलाफ पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना सकती। उस समय के गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 329A ऐड किया था, जिसमें कि यह लिखा था कि कोर्ट्स जो है वह प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के इलेक्शन में
कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा या फिर कोई जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं होगी। उन दो अथॉरिटी के इलेक्शंस में कोर्ट्स इंटरफेरेंस नहीं करेगी। इस केस का नाम इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण सिंह है, जिसका जजमेंट 1975 में आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेसी एक बेसिक फीचर है और अगर आर्टिकल 329A अगर डेमोक्रेसी जो एक बेसिक फीचर उसे अफेक्ट करेगी तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इन सब लैंडमार्क जजमेंट के बीच एक जजमेंट ऐसा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल नहीं किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि इमरजेंसी के दौरान सिटीजन्स की यानी हमारी फंडामेंटल राइट्स गारंटीड नहीं है और कोर्ट्स आर पावरलेस अगेंस्ट द पार्लियामेंट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। यह जजमेंट काफ़ी चौंकाने वाला था क्योंकि इसके पहले लगभग 10 से 12 हाई कोर्ट्स ने यह कहा था कि सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स आप इमरजेंसी के दौरान भी नहीं ले सकते, वह उस समय भी गारंटीड है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे जजमेंट्स को ओवर रूल कर दिया था। फिर उस केस के बाद ऐसा कोई जजमेंट नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट ने यह समझ लिया कि केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 कितना इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और 5 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था क्योंकि वह पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर दे रही थी। इसके अलावा कुछ और जजमेंट्स भी 1980s और 1990s में आए जिससे जुडिशियल रिव्यू का इवोल्यूशन और होता गया, जैसे कि संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट्स के पास भी यह पावर है कि वह स्टेट लेजिस्लेटिव एक्शन पे जुडिशियल रिव्यू की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है। और बाद में फिर एलसी चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में भी एक सिमिलर जजमेंट आया। तो यहाँ तक आते आते जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इंडिया में सॉलिडिफाई हो गया था और इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था। इस समय इंडिया में जुडिशियल रिव्यू 3 तरह के हैं। पहले दो तो हैं कि जुडिशियल रिव्यू अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल रिव्यू अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन, और तीसरा है जुडिशियल रिव्यू अगेंस्ट जुडिशियल डिसीजंस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने पुराने ऑर्डर्स को करेक्ट कर सकती है या फिर चेंज कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू का सिग्निफिकेंस तो आपको इसके इवोल्यूशन से ही समझ में आ गया होगा कि कैसे यह हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, कैसे यह फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है, हमारे डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया के जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखती है। 2014 के एनजेएसी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद शायद से इंडिया के जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को कुछ असर पड़ सकता था। सुप्रीम कोर्ट जो है वो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी का भी ध्यान रख रही है, जिसमें सिर्फ उन्हीं प्रोविजंस को हटाया जाएगा किसी एक्ट या फिर ऑर्डर के जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिस्ट्रेंट का भी इस्तेमाल किया, जहां एक 2021 के जनवरी में एक केस आया था जिसमें कुछ लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कोर्ट पहुंच गए थे और बोल रहे थे कि इसे रोक देना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया और उस पिटीशन को मोटिवेटेड डिक्लेयर करते हुए पिटिशनर्स पे 1 लाख रुपए का फाइन भी किया। तो हमारे कोर्ट्स जो है वो अपनी बाउंड्रीज में भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ यह भी इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव है वो भी अपने लिमिट में काम करते रहे और इसी बैलेंस के वजह से इंडिया के डेमोक्रेसी का बैलेंस हमेशा बना रहेगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।